हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं 29 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और करंट अफेयर है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल का मतलब लॉन्च हुआ है दोस्तों। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मतलब श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ठीक है, कहाँ पे? इसका मेन ब्रांच जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब ये है क्या दोस्तों? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब आप समझ लीजिए कानूनी तौर से इसको दर्जा मिल गया है। किस एक्ट के थ्रू? तो सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के थ्रू। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा दोस्तों? जो भी मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है, उसको कोई इशू है, मतलब कोई उसका मतलब दिक्कत चल रहा है, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उसके लिए वो किसी बॉडी के पास जाएगा। तो वो बॉडी कौन सी होती है? वो होती है एपिलेट अथॉरिटी। पर अगर जो फर्स्ट वाली जो एपिलेट अथॉरिटी अगर उसके मतलब डिसीजन से वो मतलब खुश ना हो, तब वो जाएगा किसमें? जीएसटीएटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जीएसटी एपिलेट ट्राइब्यूनल पे। ठीक है, अब देखिए ये जो अथॉरिटी होती है ना, ये जीएसटी एपिलेट अथॉरिटी, इनका काम ही होता है टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी मतलब जो टैक्स लेती हैं और जो टैक्स देता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो मतलब डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये दो तरह का सिस्टम है इसमें, मतलब दो टायर है इसमें। पहला तो मतलब फर्स्ट स्टेज में इस पे जाएंगे टैक्स पेयर मतलब फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी। ठीक है, ये टिपिकली मतलब जो कमिश्नर होते हैं ना जीएसटी के, वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले टैक्स पेयर जाएगा, उसका जो भी इशू होगा उसको बताएगा, और वो जो फैसला करेगा वो अगर उससे संतुष्ट नहीं होगा, मतलब कोई मतलब बाध्य नहीं है, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? जीएसटीएटी में मतलब जीएसटी एक्ट मतलब सेकंड एपिलेट अथॉरिटी मतलब इसके बाद वाला। ठीक है, ये टैक्स पेयर जब मतलब किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सेटिस्फाई ना हो, ठीक है, या फिर इस वाले से इससे हो के आए हो, ठीक है, किसी ऑर्डर पे एफएफए के। ठीक है, तो फिर ये है। और जीएसटी क्या है दोस्तों? ये क्वासी जुडिशियल फॉरम है। क्वासी जुडिशियल फॉरम मतलब क्या हुआ दोस्तों ना, जैसे कि ये मतलब कोई कोर्ट नहीं होते हैं, पर इनकी जो एक्टिविटी होती है, किसी को मतलब समन करना, किसी को बुलाना, मतलब जो मतलब प्रूफ होते हैं, जो मतलब आप क्या बोलते हैं, उनको देखना। ठीक है, तो मतलब सजा नहीं मतलब फैसले लेना, ऑर्डर देना। ठीक, और काफ़ी मतलब इनका क्या है ना, प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है अगर एज़ कम्पेयर टू कोर्ट किया जाए। ठीक है, मतलब कोर्ट से अगर किया जाए, कोर्ट नहीं होते पर कोर्ट जैसे इनके प्रोसीजर होते हैं, मतलब क्वासी जुडिशियल होते हैं, मतलब परफॉर्म्स फंक्शन सिमिलर टू द कोर्ट ऑफ लॉ बट नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, एक क्वासी जुडिशियल फॉरम फॉर टैक्स पेयर्स बहुत इजीली मतलब हो जाता है रिजॉल्व, मतलब इसमें और कोई इतना मतलब वो जो फॉर्मेलिटी होती है वो नहीं रहती इसमें। ठीक है, अब ये जो है जो अभी बनाया गया है जीएसटी एपिलेट मतलब ट्राइब्यूनल, इसमें मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसमें एक प्रिंसिपल बेंच है, ठीक है, और एक 31 मतलब स्टेट बेंच है अलग अलग स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपोजिशन अगर इसका देखेंगे तो इसमें 2 जुडिशियल मेंबर जिनमें से एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, पूरे मतलब इसी मतलब जीएसटी एक्ट की, ठीक है, एपिलेट ट्राइब्यूनल का। ठीक है, इसमें एक टेक्निकल मेंबर होगा सेंटर का और एक टेक्निकल मेंबर होगा आपका स्टेट का। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट होगा मतलब वैसे तो देखा जाएगा 2 जुडिशियल मेंबर है, पर उनमें से एक प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट कौन होगा? जो जज ऑफ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या फिर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। ठीक है दोस्तों, और जो जुडिशियल अदर मेंबर जो होगा सेकंड मेंबर होगा, वो होगा या तो मतलब हाई कोर्ट का जज हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट जज हो जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो वर्क का। ठीक है, अब जब हम लोग इतना बात कर ही लिए तो अभी ये देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में जीएसटी 2.0 आया था दोस्तों, है ना। अब जीएसटी 2.0 कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो दोस्तों ये जो 56 मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें बस मेन आप ये जान लीजिए, जो पहले 4 जीएसटी की स्लैब चलती थी ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको अब चेंज करके 2 मतलब जीएसटी स्लैब्स में कर दिया गया, 5 और 18%। ठीक है, अब 5 और 18% कर दिया, और बाकी सब जो मेन अलग से इंक्लूड किया गया वो है 40% का जीएसटी, वो भी लग्जरी और सिन गुड्स। सिन गुड्स वो होते हैं सॉरी दोस्तों, सिन गुड वो होते हैं जिससे मतलब सरकार चाहती है कि इसका कंजप्शन लोग कम करें, इसीलिए उस पर टैक्स ज़्यादा कर देते हैं ताकि लोग खरीदें कम। ठीक है, जैसे मतलब तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, है ना, वो सब सिन गुड हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल जो है इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कोई आर्टिकल इसका मेंशन है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो वो कौन सा आर्टिकल के थ्रू ये बनाया जाता है? तो ये आर्टिकल 279A के थ्रू। ठीक है, जीएसटी काउंसिल में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है,
ये कैसे आया था, तो ये जो आर्टिकल 279A है, ये 101वां जो मतलब संविधान संशोधन हुआ था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में, उसके थ्रू लाया गया था। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है, सबसे मेन काम ये ध्यान लीजिए ये दोस्तों, ये रिकमेंडेशन करती है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन करती है किसके रिगार्डिंग, जो जीएसटी सिस्टम है इंडिया में या फिर कंट्री में हमारे पूरे, उसमें क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशन होना है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होना है और कैसे अमेंडमेंट होना है, ये सारे पे रिकमेंडेशन देती है, रिकमेंडेशन देती है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, और ये कॉपरेटिव प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट की गवर्नमेंट्स है, यूटी की भी, ठीक है, वो सब मिल के मतलब एक कॉपरेटिव वे में मतलब फैसले लेते हैं। ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन करते हैं। ठीक, और दोस्तों ये जो लोग मतलब ये लोग जो फैसले लेते हैं, ये मतलब आप समझ लीजिए वोटिंग के हिसाब से होता है, मतलब और जो इनका वोट होता है वो एक मतलब वेटेज होता है उसका। ठीक है, जैसे यूनियन का 1/3 होता है वेटेज उनके वोट का, और उसके बाद जो स्टेट्स का होता है उनका मतलब कंबाइंड 2/3 कहा जाता है। ठीक है, और किसी फैसले को पास होने के लिए करीब करीब मतलब करीब क्या मतलब 3/4 होना चाहिए मतलब मेजोरिटी, तब जाके कोई फैसला पास होगा उस मीटिंग में। ठीक है, अब जो इस काउंसिल में, ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख रहे थे जीएसटी काउंसिल का, इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि मतलब श्रीमती निर्मला सीतारमण ही होती है, मतलब हमेशा एक फाइनेंस मिनिस्टर ही होता है जो यूनियन का है। ठीक है, उसके बाद मेंबर कौन कौन होते हैं, तो मेंबर एक तो जान लीजिए मतलब यूनियन गवर्नमेंट अगर देखेंगे तो वहाँ से 2 मेंबर होते हैं, और अगर आप देखेंगे स्टेट और यूटीज के तो यूटीज में 31 मेंबर होते हैं, मतलब टोटल 33 मेंबर होते हैं, जिसमें सेंटर के 2 और स्टेट्स के 28 और यूटी के 3, ये 28 + 3 31 और +2 मतलब ये सेंटर के 33। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट मेंबर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आपने देख लिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, मेंबर्स में ये तो चेयरपर्सन तो अलग ही हो गए। ठीक, मतलब ये 2 बंदे हो गए ना। उसके बाद आगे जो मिनिस्टर्स मतलब नॉमिनेट किए जाएंगे मतलब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब वो मतलब फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर ही हो, कोई भी हो सकता है, पर ये कि यूजुअली वो फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर ही होते हैं जो मतलब स्टेट से आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट होकर आते हैं। ठीक है, अब ये जान लीजिए जो भी यूटीज है, जो यूनियन टेरिटरीज में यूटी मतलब जितनी यूटीज है, अगर उनमें लेजिस्लेचर है, मतलब कोई संवैधानिक मतलब ये क्या बोलते हैं विधानसभा, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है, तब समझ लीजिए उससे भी आएंगे मेंबर। ठीक है, मतलब यूटीज विथ लेजिस्लेचर आर रिप्रेजेंटेड इन जीएसटी काउंसिल, वही जो है ना 3 जो यूटीज का रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे दिल्ली हो गया है ना। उसके बाद चेयरपर्सन कौन होता है, एक मतलब ये ऐसा चेयरपर्सन है दोस्तों जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के होते हैं। अब ये क्या है, एक परमानेंट नॉन वोटिंग मतलब एक लौता परमानेंट नॉन वोटिंग इनवाइटी है जीएसटी काउंसिल में। समझिए दोस्तों ना, ये परमानेंट नॉन वोटिंग मतलब ये वोट नहीं दे सकता, बस ये वहाँ पे आता है डिस्कशन करता है। ठीक है, अब इसमें एक एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी मतलब मिनिस्ट्री मतलब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो सेक्रेटरी होगा एक्स ऑफिशियो, मतलब उस जो मतलब ये जीएसटी काउंसिल है ना वहाँ का एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी वही होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है दोस्तों वाइस चेयरपर्सन। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जनरली लोग नहीं बात करते। वाइस चेयरपर्सन जो है जितने स्टेट्स और यूटीज हैं उन्हीं में से बनता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मान लीजिए इनका इलेक्शन होता है दोस्तों, ऐसा नहीं मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं, पर नॉमिनेशन अगर मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने भर दिया तो फिर मतलब उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग मतलब सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, फिर जो जीतता है वो जीतता है। और अगर मान लीजिए कोई मतलब वाइस चेयरपर्सन मान लीजिए हटने वाला है अपने टर्म से पहले, या फिर मतलब वैकेंसी है तो 3 महीने पहले ही, अगर मान लीजिए वो उसका टर्म खत्म होने वाला, उसके खत्म होने से 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब ये मतलब इलेक्शन। ठीक है, नॉमिनेशन अगर एक आया तो सबने सेलेक्ट होकर उसको कर देंगे, अगर नॉमिनेशन एक से ज़्यादा आया तो वोटिंग होगी सीक्रेट बैलेट से। ठीक है, और वैकेंसी होगी तब तो करते ही है। ठीक, और टेन्योर जो होता है इनका 2 साल का होता है, ध्यान रखिए। ये ऑफिस जो होता है मतलब इसका वाइस चेयरपर्सन का ऑफिस मतलब टेन्योर 2 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब वोटिंग वही मैं बता रहा था, वोटिंग जो सेंटर का जो वोट होता है वो 1/3 वोटेज माना जाता है। ठीक है, और जो मतलब स्टेट्स होता है यूटीज का कंबाइंडली माना जाता है 2/3। ठीक, अब जब ये तो इन्हीं में से जब भी कोई मेजोरिटी अगर चाहिए होगा तो ये 3/4 माना जाता है। अगर 3/4 मेजोरिटी आ गया किसी फैसले में तो उसको मतलब मिल जाता है कि मतलब हाँ ठीक है ये फैसला सही है। ओके, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों, टेन्योर ऑफ करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। एक्चुअली क्या ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक पोस्ट है दोस्तों, मतलब जो ओवरऑल मतलब आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट है जो इनका मतलब एक तरह से ब्रिज का काम करता है गवर्नमेंट और मतलब इन तीनों मतलब ट्राई सर्विसेज के बीच में। ठीक है, सबसे हेड बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या है अभी जो है हमारे मतलब करंट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान जी है। मतलब एक बार आप फोटो देख लीजिए दोस्तों तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ये है वो पर्सनैलिटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। ठीक है,
अब इसमें हम लोग को जानना क्या है दोस्तों, इस पोस्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि पूछ सकता है यूपीएससी हो गया, ये पीसीएस वाला एग्जाम हो गया, कहीं पूछ सकता है, वनडे एग्जाम में भी पूछ ले, वनडे में तो नाम पूछ लेगा पर कोई पीसीएस और यूपीएससी में थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होता है, अभी क्या है एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक, इनका मतलब जो टेन्योर था एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, बस जब तक इनकी एज 65 साल ना हो जाए तब तक ये रह सकते हैं। और मतलब अगर और ये कोई भी मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बनता है जब अगर उसकी एज मतलब 62 साल मतलब 62 ईयर से कम होगी तो वो मतलब एलिजिबल है, मतलब चाहे रिटायर्ड हो चाहे मतलब सर्विंग हो, कोई मैटर नहीं करता, वो एलिजिबल है मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के लिए, ठीक है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है और सीनियर मोस्ट मिलिट्री अथॉरिटी होता है। एक तो 4 स्टार रैंक होते हैं, तीनों में से कोई भी हो, चाहे मतलब नेवी का हो 4 स्टार रैंक, या फिर आर्मी का हो, या फिर एयरफोर्स का हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये सीनियर मोस्ट मिलिट्री अथॉरिटी है और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है किसके लिए, मतलब गवर्नमेंट, मतलब ट्राइब सर्विसेज मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। अभी तो जनरल बिपिन रावत जो थे पहले, मतलब जिनका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, मतलब देहांत हो गया था, वो पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि 2020 में बने थे, ठीक है, जनरल बिपिन रावत, ठीक। और ये जो पोजीशन क्रिएट की गई थी मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, ये क्रिएट किया गया था 2019 में, ठीक है। और सीडीएस एक मतलब 4 स्टार ऑफिसर होता है। अब देखिए 4 स्टार रैंक कौन कौन होते हैं, देखिए आप देखिए जो मतलब एलिजिबल हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए, तो सबसे पहला आर्मी में अगर देखेंगे तो जनरल रैंक का हो, ठीक है। नेवी में देखेंगे तो एडमायरल रैंक का हो, ठीक है। और उसके बाद एयरफोर्स में देखेंगे तो एयर चीफ मार्शल, ये तीनों एलिजिबल होते हैं। ये चाहे सर्विस में हो या फिर मतलब रिटायर्ड हो, ये दोनों के दोनों मतलब रिटायर्ड और सर्विस दोनों मतलब एलिजिबल हैं मतलब इस पोस्ट के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी वही बोला, सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर जिनकी एज 62 साल से कम हो, ठीक है। और मैक्सिमम ये 65 साल तक ही सर्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं। अब अपॉइंटमेंट क्या होता है दोस्तों, अपॉइंटमेंट में क्या है, इनके रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, साल भर का मतलब इनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, पुरानी फाइलें खंगारी जाती हैं, क्या रिकॉर्ड रहा है इनका सर्विस में, सब चीज़ देखा जाता है। जब ये सब चीज़ें चेक हो जाती हैं तो डिफेंस मिनिस्टर क्या होता है, जितने कैंडिडेट्स एलिजिबल ऑफिसर होते हैं उनमें से जो कैंडिडेट उनको सही लगता है उसको मतलब रिकमेंड कर देते हैं डिफेंस मिनिस्टर जी, कहाँ पे, एक मतलब डिपार्टमेंट है अपॉइंटमेंट का दोस्तों, एसीसी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये 1950 में स्टार्ट किया गया था। इसका काम ही है जो भी प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं, हायर रैंक वाली पोस्ट है, उनको अपॉइंट करना। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, एसीसी जो है ना, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि मोदी जी हैं, और मेंबर जो होते हैं इकलौते मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थर्ड न्यूज, थर्ड करंट अफेयर दोस्तों, अंत्योदय दिवस। एक्चुअली क्या है, लास्ट लेक्चर में शायद मैंने बताया था कि 25 सितंबर को मनाया जाता है, ये बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली क्या है, रिसेंटली 2025 में कुछ स्कीम्स आई हैं जो इन्हीं के नाम पे हैं। पुरानी बहुत सारी स्कीम आई हैं पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब ये देखिए, इसमें क्या है, फिलोसफी ऑफ अंत्योदय मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है कि मतलब किसी भी दर्जे के, किसी भी मतलब डिसएडवांटेज जो सोसाइटी होती है या फिर कोई भी मतलब लास्ट पर्सन, मतलब आखिरी आदमी तक मतलब जो है फैसिलिटी जानी चाहिए, मतलब अपलिफ्टमेंट होना चाहिए उनका, मतलब जो समाज में ऊपर आना उठाना चाहिए उनको, ठीक है। जो भी पीछे मतलब निचले दर के लोग हैं, ठीक है, सोसाइटी में, ठीक है, यही है उनका, ठीक है। मतलब आखिरी इंसान तक फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ये इनका मतलब क्या बोलते हैं, मतलब फिलॉसफी है किसकी, ये है मतलब आपके मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप बस इतना जान लीजिए, ये जो बीजेपी चल रही है ना, भारतीय जनता पार्टी, इसका पहले नाम था भारतीय जन संघ, ठीक है। इसके को फाउंडर यही हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, किसके साथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ 1951 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये इनका जो बर्थ हुआ था मथुरा यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये 1967 में प्रेसिडेंट भी बने थे किसके, भारतीय जन संघ के। पर क्या है कि 1968 में इनकी मतलब देहांत हो गई थी। बहुत ही मतलब कुछ समझ नहीं आया था लोगों को, मतलब कोई कैसे हो गया था, ठीक है। मतलब आज तक समझ नहीं आया कि कैसे हो गया था, ठीक है। बहुत ही मतलब सस्पेंस है उस पर, ठीक। अब हम लोग को क्या जानना है कि अभी 2025 में इनके नाम पे कौन सी स्कीम आई हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनके नाम पे देखिए 2 इंपॉर्टेंट स्कीम इस साल आई हैं, ठीक है, 2025 में। पहला पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम दोस्तों, ये राजस्थान में 2025 में आया, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो बिलो पॉवर्टी वो लाइन्स वाली फैमिलीज हैं उनको 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई एक बिजनेस खोल सकें, ठीक है। उसके बाद 21,000 रुपए दिए जाएगा उन फैमिलीज को जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गई हैं, ठीक है, उनको मतलब प्रमोट करने के लिए, ताकि और भी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाली जो फैमिलीज है ऊपर आए, ठीक है। और इनको आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो स्कीम इस साल आई है 2025 में इनके नाम पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, तो वो है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है।
ये इसमें आया गया है, इसमें क्या है, ये अर्बन जो मतलब जो शहर में जो गरीब लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। अब उनके लिए योजना है दोस्तों। तो अब इसमें क्या किया जाएगा कि मतलब जो भी गरीब लोग मतलब शहर में हैं उनके लिए मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, लिवलीहुड के लिए मतलब जरिए ढूंढे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय योजना ये NULM 2025 का एक ये है और एक ये है। ये किसके लिए है दोस्तों? तो अर्बन पुअर्स के लिए है, और उसके बाद आपका ये वाला जो है राजस्थान में है, ठीक। उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, रोश हसनाहा। ये क्या है दोस्तों? ये न्यू ईयर है किसका? जुडाइज्म, जो मतलब ज्यूइश पीपल होते हैं ना, इजराइल में ज्यादा होते हैं मैक्सिमम ये दोस्तों, इजराइल और मतलब नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए ये जो जुडाइज्म है क्रिश्चियन से ही मतलब इनके जो रूट है ना उसी से मिलते हैं, पर इनके तो जो बिलीफ है थोड़े अलग होते हैं, मतलब सिमिलरिटी है इनके कॉमन रूट्स की, पर ये बिलीफ थोड़े अलग है। जैसे कि मान लीजिए इनकी जो मतलब सीक्रेट बुक है उसको बोला जाता है टनाका, ठीक है, और मिकरा बोला जाता है, पर इनका जो क्रिश्चियनिटी है उनको बाइबल बोला जाता है, ठीक है। जीसस को एज ए टीचर मानते हैं, मसीहा नहीं मानते, और ये मसीहा मानते हैं, ठीक है। बस इतना जानने के लिए रोश और हसनाहा किसका मतलब न्यू ईयर है? जुडाइज्म धर्म का है, जो कि 22 से 24 सितंबर 2025 को मनाया गया। तो ये तो मतलब हर साल चेंज होता रहता है, ठीक है। और हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से तीसरा महीना जो होता है वही है, ठीक है। अब उसके बाद है फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर आपका, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली साइंस समिट 2025 न्यूयॉर्क। अभी तो बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, देखे नहीं क्या क्या शहबाज शरीफ बोल दिया है। अब हमारे मतलब जो जयशंकर जी उन्होंने भी तगड़ा जवाब दिया है। बस आप जान लीजिए एक मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली साइंस समिट भी हुआ है, तो ये तो मतलब ये वाला आप जान लीजिए न्यूयॉर्क में ही होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो भी इवेंट है ना, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर ही न्यूयॉर्क में है। इस बार 80वां सेशन हुआ है 2025 में, 193 मेंबर हैं इसमें, और ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद सिक्स न्यूज और सिक्स करंट अफेयर है दोस्तों आपका, बेटला नेशनल पार्क। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज मतलब झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क भी है, और ये अभी हाल फिलहाल न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर खोला गया है जो कि मतलब AI इनेबल नेचर को मतलब फील कराएगा। मतलब आप समझ लीजिए अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मतलब एक्चुअल में जानवर नहीं होगा, पर जानवर की आवाज आएगी, जंगल की आवाज आएगी, मतलब महसूस कराया जाएगा मतलब आप जंगल की लाइफ को, ठीक है, ताकि लोग कंजर्वेशन के लिए एफर्ट बढ़ा सकें अपना, ठीक। तो ये पहला कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये झारखंड में स्टार्ट हुआ, वो भी बेटला नेशनल पार्क, और ये झारखंड का इकलौता नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? पलामू टाइगर रिजर्व का, ठीक है। 1974 में ये टाइगर रिजर्व बना था, ठीक है, और उसमें मतलब घोषित हुआ था। और कुछ और भी मतलब नेशनल पार्क हैं जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं दोस्तों। तो उसमें से एक है आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, और इंडिया का 13th यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब इसमें इंक्लूड किया गया। इसके थ्रू क्या होता है ना, इनका मतलब कंजर्वेशन पे काम किया जाता है इन पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। उसके बाद आता है देवरीगढ़ मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उड़ीसा का तीसरा नेशनल पार्क बना है, समझ दोस्तों, उड़ीसा का तीसरा नेशनल पार्क है। और अदर टू अगर देखेंगे तो भीतरकनिका है जिसको अमेजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और रामसर साइड भी, और दूसरा आपका सिमलीपाल। सिमलीपाल अभी हाल फिलहाल में अपने ब्लैक टाइगर की वजह से भी फेमस में मतलब वो न्यूज में आया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर सेवंथ न्यूज और सेवंथ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, केरला। केरला क्यों न्यूज में है दोस्तों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या है ना, यहाँ पे एक इंश्योरेंस स्कीम आई है दोस्तों, जो कि मतलब जो भी प्रवासी लोग होते हैं ना उनके लिए है, मतलब जो बाहर मतलब इंडिया से बाहर जो काम कर रहे हैं उनके लिए है दोस्तों। और इस स्कीम को लाया कौन, मतलब क्या नाम है इस स्कीम का? नोरका स्कीम। नोरका जो है ना, वहाँ पे एक एजेंसी है जो इन लोगों के लिए काम करती है, जो एक्सपेट्रिएट्स है ना, जो मतलब बाहर रहते हैं, मतलब प्रवासी जो लोग हैं उनके लिए काम करती है, ठीक है। अब ये मतलब ऐसा नहीं है फ्री में है, पेड है, 5 मतलब हर तरह की सर्विस दी जाएगी, आप पेड है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा केरला के बारे में देख लेंगे तो केरला देखिए एकदम सबसे नीचे में है, ये रहा केरला, ये देख रहे हैं, ये है हमारे केरला भाई साहब, ठीक। ये तमिलनाडु से और कर्नाटका से बाउंड्री तय करता है, और पुडुचेरी यहाँ पे है, ठीक है, तो मतलब यूटी। पुडुचेरी 3 जगह है दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कभी भी। देखिए एक तो यहाँ पे यनम है पुडुचेरी, और यहाँ पे पुडुचेरी तमिलनाडु वाला है, और एक ये पुडुचेरी वाला इधर है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखिए कि ये केरला में जो सबसे पहली मेजर किंगडम था वो था चेरा डायनेस्टी वाले थे, और कुलाशेखरा डायनेस्टी एक आई थी दोस्तों, जो लेटर चेरा किंगडम भी थी 9 से 12 सेंचुरी तक। और ध्यान रखिए कि ये इंडिया का एक पहला स्टेट है जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी, इलेक्ट हुई थी 1957 में, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल इसकी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। हाईएस्ट लिटरेसी, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहीं है तो वो है
और 1084 है इसका मतलब प्रति पर 1000 बॉयज पे, ठीक है। मतलब सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट इंडिया में, ठीक। और यहाँ के जो पहले कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर हैं EMS नंबोडिरीपाड हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है यहाँ के केरला के, तो राजेंद्र आर्लेकर जी हैं। CM पिनरई विजयन है, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं ये भी। और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट में कितनी सीट है इनकी, मतलब स्टेट में, मतलब यूनिकैमरल है दोस्तों, इसीलिए मतलब विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। 140 है, लोकसभा में 20 सीट है और राज्यसभा में 9 सीट है, ठीक है। उसके बाद एट्थ न्यूज और एट्थ करंट अफेयर है दोस्तों, द रब रिपोर्टर। बस इतना जान लीजिए दोस्तों, ये जो नेशनल आयुर्वेदिक डे हुआ था ना, द 10th जो हुआ था 23 सितंबर, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया। इसका मतलब ये कि जो आयुर्वेद में जितने भी सब्सटेंसेस यूज होते हैं ना, उनके बारे में एक ऑनलाइन डाटा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप भी चाहिए इस पर मतलब इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पद्धति आती है, मतलब चलती आई है देश में, उसी के लिए ये डिपार्टमेंट है दोस्तों। 2014 में स्टार्ट हुआ था ये। और अभी के जो मिनिस्टर हैं वो प्रताप राव गणपत राव यादव जी हैं, ठीक है। नाइन्थ न्यूज और नाइन्थ करंट अफेयर क्या है, अलमाती डैम। अभी ये हाल फिलहाल न्यूज में क्यों है दोस्तों, कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब उसने इसका मतलब हाइट बढ़ाने के लिए मतलब प्रस्ताव लाई है कि हाइट बढ़ाना चाहती है इसका। तो ऐसे कुछ मतलब विवाद चल रहा है, विवाद चल रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। मान लीजिए अगर ये बढ़ा देगा मतलब, तो ये यहीं से होके मतलब ईस्ट की तरफ जाती है, मतलब आंध्र प्रदेश मतलब तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से बहती है, ठीक है। कृष्णा रिवर है ना, उसी पे तो है। तो इससे क्या, कृष्णा रिवर का पानी कम हो जाएगा, तो मतलब वहाँ पे मतलब इरिगेशन, पीने का पानी कमी आ जाएगी, इसलिए थोड़ा विवाद चल रहा है। पर हम लोग बस इतना ही जानेंगे अलमाती डैम है कहाँ पे, तो बीजापुर कर्नाटका में है, कृष्णा रिवर पे है, और इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम, बस इतना ही ध्यान रखिए आप, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज और 10th करंट अफेयर है दोस्तों, ये है आपका डुओगोंग। ये है वो गाय, इसको बोलते हैं समुद्री गाय। देख रहे हैं दोस्तों ना, ये क्या है, समुद्री घास भी खाती है, वो उसको पूरा नहीं खाती, थोड़ा थोड़ा ही खाती है, उसको कंजर्व करके भी रखती है एक तरह से, ठीक है। और ध्यान रखिए, ये इंडिया का पहला डुओगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बना है, तमिलनाडु में। ये अभी नहीं बना, बहुत पहले बन गया, अभी हाल फिलहाल में क्या है दोस्तों, इसको एज ए ग्लोबल मॉडल रिकॉग्नाइज किया गया है मैरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। किसके द्वारा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका जो स्टेटस है IUCN वल्नरेबल है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।